This is an ABP Live podcast. बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया। ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। बिहार में जाति आधारित आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ साथ आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है। आज हम इसी रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे और इसके पड़ने वाले व्यापक असर की बात करेंगे, और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, जबकि बिहार में सवर्ण एक तरह से काफी कम आबादी में सिमट गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक तरफ कहा कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली, इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किया जाएगा, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए देश के लिए नजीर पेश करेंगे। जबकि बीजेपी ने इस सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। सर्वे रिपोर्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना सर्वे को सार्वजनिक किया गया, ऐसा आजादी के बाद पहली बार किया गया है। आप नीतीश सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत सकारात्मक कदम है, सही दिशा में कदम, सामाजिक न्याय की दृष्टि से, और देश में जातिगत विषमता को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ये बात सही नहीं है कि आजादी के बाद पहली बार जाति के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। सच ये है कि हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। उनमें से हर जाति के अलग अलग आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। केवल जनसंख्या ही नहीं, उनकी शैक्षणिक सामाजिक स्थिति के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जो बिहार में हुआ है वो बस एक कदम आगे उठाया गया है कि उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा बाकी जातियों के भी आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। ये पूरे देश की जरूरत है, क्योंकि जाति की बुराई को अगर खत्म करना है, किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए पहले एक्सरे करना होता है, पहले ब्लड टेस्ट करवाना होता है। जातिगत सर्वेक्षण जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, और बिहार सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया। तो आप क्या देखते हैं सर, इससे भविष्य की राजनीति और बिहार की राजनीति किस तरह से बदलेगी? अब मुझे हैरानी होती है कि इस सर्वेक्षण के बारे में जब भी बात की जाती है, सबको इसमें केवल राजनीति नजर आती है और केवल राजनीति पर ही चर्चा होती है। राजनीति तो हर चीज में होती है। जब सरकार गरीबों को
ज्यादा राशन देती है उसमें राजनीति होती है, जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण किया जाता है उसमें भी राजनीति होती है। लेकिन पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या गरीबों को राशन देने से गरीबों को फायदा होगा या नहीं। इसी तरह से जातिगत जनगणना के बारे में पहला प्रश्न होना चाहिए कि इससे क्या पता लगा है, क्या इसमें आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों से क्या हुआ है। मैं हैरान हूं कि देश में किसी को दिलचस्पी नहीं है, ऐसे आंकड़े आए हैं लेकिन कोई आंकड़ों पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। मुझे कहीं कहीं संदेह होता है कि चूंकि सबको डर था कि यही आंकड़े आएंगे और जो भागते हैं, अब दिल्ली सामने खड़ी है और हम आंख मीच के बैठे हुए हैं, वो शायद ठीक बात नहीं है। मेरे विचार से हमें इसकी जो आंकड़ों से सच पता लगा है, सबसे पहले तो उस सच का सामना करना चाहिए। और वो सच ये है कि बिहार में पिछड़ी जातियों की ओबीसी जिनको कहा जाता है, उनकी संख्या 50-52 नहीं बल्कि 63% है। और बिहार का जो हिंदू अगड़ी जातियां, जिनका बिहार में आमतौर पे सामाजिक वर्चस्व रहा है, बिहार की राजनीति पे कब्जा काफी देर तक रहा था और आज भी बिहार के प्रशासन पे, बिहार के मीडिया पे जिसका कब्जा है, उनकी जनसंख्या मात्र 10.6% है। मैं समझता हूँ पहली चर्चा इन पे होनी चाहिए। राजनीति में किसे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब बात की बातें हैं और हर चीज में किसी न किसी को राजनीतिक फायदा नुकसान तो होता ही रहता है। प्रश्न ये होना चाहिए कि इससे क्या देश की सामाजिक न्याय की नीति आगे बढ़ेगी या नहीं, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और मैं दुर्भाग्यवश उस पर चर्चा देखता नहीं। आपको इससे पहले कि कर्नाटक सरकार ने भी जातिगत जनगणना करा के कुछ और स्टेट्स में हुआ था, लेकिन किसी ने सार्वजनिक आंकड़े नहीं किए, तो इस पर ये जानना चाहेंगे कि वो सरकार क्यों हिचकती रही। दूसरा, बीजेपी भी लगातार या केंद्र सरकार इसको लेकर के अपना रुख साफ नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या वजह रही? ये बात सच नहीं है कि देश में पहली बार ऐसे कुछ जनगणना है। देश के तमाम राज्यों में एक बार नहीं कई बार ऐसी गणनाएं की जा चुकी हैं, मगर वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए थी। जैसे ओबीसी के बारे में जनगणना आज पहली बार नहीं, 70 के दशक में हुई थी कर्नाटक के अंदर, और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग कमीशन ने इस तरह की इस गणना करवाई है। इस बार की जनगणना की विशेषता केवल ये है कि इसमें केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की ही नहीं, बाकी जातियों की भी जनगणना की गई है। वही केवल एक विशेष बात है, बाकी इतनी कोई अनहोनी चीज है नहीं जितनी बताई जा रही है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जनगणना करवाई थी, इससे पहले देवराज अरस की कांग्रेस सरकार ये करवा चुकी थी। जो जनगणना के आंकड़े आए हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो सार्वजनिक किए जाएंगे। अगर नहीं किए जाते तो उसके बारे में सार्वजनिक पूछ होना चाहिए, सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, सार्वजनिक सवाल पूछे जाने चाहिए। बीजेपी इस सवाल पे कहाँ खड़ी है कुछ पता ही नहीं लगता। प्रधानमंत्री कहते हैं, आजकल प्रधानमंत्री काफी परेशान दिखाई देते हैं मुझे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है, मगर वो भूल जाते हैं कि अगर बिहार में जातीय जनगणना देश को एकता को तोड़ने की कोशिश है तो उसकी शुरुआत करते वक्त तो वहां की बीजेपी उसमें शामिल थी, और परसों भी बीजेपी ने दावा किया है कि हम इसके बिल्कुल साथ हैं, हमारे ही कारण ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि 2010 में संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना करवाई जाए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर उसका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि 2018 में उनके ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस समय थे, उन्होंने लोकसभा के पटल पे आश्वासन दिया था कि वो गणना करवाएंगे। अगर ये देश की एकता तोड़ने के काम है तो क्यों प्रधानमंत्री के गृह मंत्री ये बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए थे? क्यों नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो उन्होंने अपॉइंट किया है उसने इसकी सिफारिश की है? और क्यों बीजेपी के बहुमत वाली संसदीय समिति इसकी सिफारिश कर रही है? तो मैं समझता हूँ बीजेपी को मन बना लेना चाहिए कि क्या वो इसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में। सर, इस मध्य प्रदेश चुनाव में लगातार कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि हम अगर यहाँ पर सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे इस तरीके से, और सेंटर में भी ये हो सकता है 2000। आपको लगता है कि एक तो ये, दूसरा कि जब
2024 का जब चुनाव होगा तो ये इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और इससे क्या कुछ बदलेगा देश में? केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, कांग्रेस ने तो रायपुर में जब राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस ने उसे जाति सर्वेक्षण के, जातीय जनगणना के पक्ष में अपना स्टैंड लिया, जो कि कांग्रेस के अपने स्टैंड में बहुत बड़ा बदलाव था। इससे पहले कांग्रेस कम से कम 2010 से पहले इन चीजों का समर्थन नहीं करती थी और इसको बार बार राहुल गांधी ने दोहराया है। तो कांग्रेस तो बिल्कुल खुल के वायदा कर रही है कि 2024 में वो ऐसा करेगी और इंडिया गठबंधन के अधिकांश सहयोगी भी इस बात में कांग्रेस के साथ हैं। एक आध को छोड़ के सबकी राय है कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए। लोकसभा में फायदा होगा या नहीं, इस पे निर्भर करता है कि विपक्ष, इंडिया गठबंधन के लोग इसको किस शिद्दत से उठाते हैं इस मुद्दे को और कहां तक इस बात को लेके जाते हैं। अभी ये बिहार में उठा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपने सहयोगियों ने बीजेपी पे दबाव डालना शुरू किया है। उड़ीसा में सरकार ने कहा है कि वो भी आंकड़े जारी करेंगे, कर्नाटका के पास आंकड़े पड़े हुए हैं। अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जाहिर इस पे दबाव पड़ेगा और बीजेपी को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा और अगर बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी होती है तो उसे ओबीसी के खिलाफ माना जाएगा और जाहिर है बीजेपी को इससे काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी से निष्कर्ष निकाल लेना कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, वो अभी हम नहीं कह सकते। एक जो कांग्रेस का स्टैंड में जो बदलाव हुआ है कास्ट सेंसस को लेकर, तो वो क्या मानते हैं आपकी, क्या रीजनल पार्टीज को जो सपोर्ट लेना पड़ा या अलायंस में, तो क्या उसकी वजह से मजबूर होकर कांग्रेस ने लिया है या स्टैंड तो देखना है बदलाव कांग्रेस का हुआ है इसको लेकर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 2010 में कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। उसके बाद से कांग्रेस ने कास्ट सेंसस के खिलाफ अपनी पोजीशन कभी नहीं ली है, लेकिन इतना आगे बढ़ चढ़ के उसके पक्ष में भी बात नहीं की है जितना अब कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गठबंधन के शायद ये एहसास रहा होगा कि कांग्रेस को अब समझ आया है कि कांग्रेस का अपना वोट कहाँ से आ रहा और जहाँ से वोट आ रहा है उन लोगों के पक्ष में नीति बनाए। कांग्रेस का वोट मुख्यतः दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आता है। तो जहाँ से वोट आता है उन लोगों के सवालों को उठाना कांग्रेस ने शुरू किया है और उसकी ज्यादा दबाव उसका दिखता है मुझे। गठबंधन के एलाइज का दबाव उसमें कम महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही ये पोजीशन पिछले साल ले चुकी थी। और पर इसका सोशली क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अगर ये जो बिहार में हुआ है अगर देश भर में किया जाए तो इसका सोशली क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? सोशल इफेक्ट का मतलब मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इस देश में जाति व्यवस्था नामक बीमारी है उस बीमारी को सुधारने, उस बीमारी का इलाज करने में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कई लोगों को इसे लेके संदेह है, उनके मन में है कि इससे जाति की बीमारी बढ़ सकती है और जातीय विद्वेष बढ़ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी है, चाहे वो जातीय विषमता की हो, चाहे औरत आदमी की गैर बराबरी हो, चाहे अमेरिका में नस्ली गैर बराबरी, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए पहले जरूरी है कि हम बीमारी को पहचानें, उसका परीक्षण करें, उसका एक्सरे करें, उसका एमआरआई करें और उसके बाद उसकी दवाई शुरू करें। मैं जातीय सर्वेक्षण को, जातीय जनगणना को एक एक्सरे की तरह देखता हूँ, एमआरआई की तरह देखता हूँ। वो हो गया है, अब बीमारी का इलाज करना शुरू करना चाहिए। अगर इलाज किया जाता है तो इससे निश्चित ही फायदा होगा। जो लोग बहुत समय से जातीय सत्ता में रहे, समाज के जिन वर्गों को 5000 साल से सत्ता में बैठने की आदत पड़ गई है, जाहिर है उनकी परेशानी कुछ बढ़ेगी और इस देश का ऐसा कुछ स्वभाव हो गया है कि जो कुर्सी में बैठा है अगर उसकी कुर्सी हिलती है तो उसे भी लगता है कि दुनिया हिल रही है, देश हिल रहा है, नैतिकता हिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे शुरू में कुछ हड़कंप हो सकता है लेकिन अंततः इससे सामाजिक न्याय बेहतर होगा और एक न्यायपूर्ण समाज में कहीं ज्यादा एक समरसता होती है। न्यायपूर्ण समाज में ही एकता हो सकती है। जो एकता अन्याय पर आधारित है वो एकता नहीं है, वो तो दिखावा है, वो तो पाखंड है। इसलिए अगर हमारा समाज आंख खोलता है, आंख खोल के स्वीकार करता है कि हाँ आज जाति है
जाति के प्रति आंख मूंद लेने से जाति खत्म नहीं हो जाएगी। जाति है, जाति की विषमताएं हैं और ये विषमताएं तब खत्म होंगी जब इसके बारे में एक्शन लेना शुरू करेंगे। सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, और भी तमाम चीजों की जरूरत है। वो सब चीजें अगर की जाती हैं तो मैं समझता हूँ इसका समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो जो अम्बेडकर जी का कॉन्सेप्ट था कि जो वंचित वर्ग हैं उनको आरक्षण मिले, एक निश्चित अवधि तक मिले, तो आपको लग रहा है कि वो निश्चित अवधि तो अब है नहीं, क्योंकि अब तो और आरक्षण की जो मांग है वो जो पकड़ रही है, जाति में लोग और जाति कहीं ना कहीं और एक्सट्रीमिज्म हो रहे हैं, तो वो चीजें बढ़ रही है। जो हम एक अम्बेडकर जी का कॉन्सेप्ट था तो वो कहीं ना कहीं उससे अलग किए जा रही है। कोई बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल अवधारणा थी वो था कि जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा, इसे समाप्त करना होगा, और वो चाहते थे कि आरक्षण जो है वो जाति की गैर बराबरी को तोड़ने का औजार है। और मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही अवधारणा है। किसी भी रिजर्वेशन की स्कीम को, किसी भी चीज को इसी पैमाने पे नापना चाहिए कि क्या इससे जाति की गैर बराबरी को तोड़ने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अगर आरक्षण का विस्तार होता है और ऐसे वर्ग आते हैं जो कि वंचित हैं, तो ये बाबा साहेब की फिलॉसफी के, उनके दर्शन के, उनकी मूल धारणा के बिल्कुल अनुरूप है। हाँ, अगर जो वर्ग वंचित नहीं है उनको मिलना शुरू हो जाता है तो ये निश्चित ही जाति तोड़ों की और बाबा साहेब की दर्शन के विरुद्ध होगा। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूँ, वो ये कि अगर आपको पता करना है कि भाई कोई वर्ग वंचित है कि नहीं, क्या जाति केवल एकमात्र, जाति सबसे प्रमुख आधार है, क्या अलग अलग जाति के लोगों को शैक्षणिक स्तर अलग अलग है कि नहीं, या कि तमाम जातियां अब आर्थिक रूप से बराबर हो गई हैं और आर्थिक विषमता ही सबसे महत्वपूर्ण विषमता है। इन सब सवालों का अगर उत्तर देना है तो उसका एक ही तरीका है और वो है जातीय जनगणना। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कहते हैं कि देखिए जातीय आरक्षण, जातीय विषमता इतनी बची नहीं है, अब आर्थिक आधार पर विषमता है, वो लोग जाति जनगणना का समर्थन क्यों नहीं करते? क्योंकि जातीय जनगणना की ये बात साबित हो जाएगी कि कौन सी जाति आर्थिक रूप से ऊपर है, नीचे। क्योंकि जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस जाति की कितनी संख्या है, जो अभी तक बिहार में रिलीज हुई है। जातीय जनगणना का सबसे प्रमुख आंकड़ा तो अभी बिहार में आना बाकी है। वो आंकड़ा होगा कि किस जाति के कितने लोग के पास कितनी जमीन है, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर है। ये आंकड़े आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या सचमुच वंचित लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, और अगर वंचित नहीं है उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एकदम सही बात है। इसलिए मैं तो विश्वास करता हूँ और मैं हैरान रहता हूँ कि जो लोग आरक्षण की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण वास्तव में वंचित लोगों को मिले, उन सबको तो बढ़ चढ़ के जातीय जनगणना का समर्थन करना चाहिए। एक आखिर में सवाल सर की 2016-17 में रामविलास पासवान ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया था, तो आपको लगता है कि जो जातीय जिस तरह से कास्ट सेंसस के सर्वे रिपोर्ट अब सामने आई है और धीरे धीरे कहा जाए नेशनल लेवल पर, तो प्राइवेट रिजर्वेशन में आरक्षण का जो मुद्दा है वो तुम पकड़ेगा? हमारे देश में बीमारी ये है कि हम सामाजिक न्याय और आरक्षण को एक बराबर मान लेते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि कहीं पे सामाजिक न्याय की जरूरत है, हम एकदम पूछते हैं अच्छा आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि हमें आदत नहीं रही पिछले 50 साल से हम एक ही चीज सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जातीय विषमता हर क्षेत्र में है, सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं, प्राइवेट में तो और भी ज्यादा है। और जो सवर्ण अगड़ा समाज है उसका प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में उनका पूरा वर्चस्व है। ये बात तमाम सर्वे से, आंकड़ों से, स्टडीज से, रिसर्च से साबित हो चुकी है। अब उसे ठीक करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ठीक करने के लिए केवल आरक्षण ही एकमात्र औजार होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय लाने के लिए कई और औजार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि अमेरिका में हर प्राइवेट कंपनी को अपने हर साल के प्रतिवेदन में लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं, उनमें से कितने श्वेत हैं, कितने अश्वेत हैं, बिल्कुल लिखना पड़ता है। हमारे देश में क्यों नहीं पूछा जाता कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, मैनेजर्स में कितने हैं?
ये सब आंकड़ों को इकट्ठा करना और इसके बारे में एक कमीशन बनाना, इंग्लैंड में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है, वैसा कमीशन भारत में क्यों नहीं बन सकता। तो प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय के बहुत तरीके हो सकते हैं। आरक्षण उसका एकमात्र औजार नहीं है और मेरे विचार से आरक्षण प्राइवेट सेक्टर के लिए आज की स्थिति में सबसे प्रभावी औजार भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय होना चाहिए और इस देश की जहाँ जहाँ पे अवसर है, जहाँ भी अवसर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो पब्लिक सेक्टर में, हर अवसर में न्याय का प्रयास होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और एक सर आखिरी सवाल, इसके बाद कम करेंगे कि जो सर्वे रिपोर्ट बिहार के आने के बाद एक तरह से जो मंडल कमीशन 90 के दौर की जो दशक की बातें हैं वो एक बार से सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि राजनीति किस तरह से बदलेगी इसके बाद? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये लोग कौन हैं जिनके मन में डर है? ये लोगों की जो हमारी मनस्थिति बन गई है, देखिए कितने जातीय पूर्वाग्रह हमारी भाषा में आ गए हैं। लोगों के मन में डर है। आप मुझे बताइए, ये तो 63% लोग हैं ओबीसी, क्या उनके मन में डर है इसको लेके? क्या जो 19% बिहार के अनुसूचित जाति हैं उनके मन में डर है? क्या अनुसूचित जनजाति के मन में डर है? ये लोग कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 15% सवर्ण अगड़ा समाज है उन्हें ही हम लोग समझ बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया में क्योंकि इस वर्ग का वर्चस्व है, ये लोग जो कि बिहार में 15% हैं लेकिन मीडिया में 80% होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि दिन रात वो इन्हीं लोगों को मिलते हैं, उनके रिश्तेदार यही 15% से होते हैं, उनकी दुनिया यही है, तो कहीं वो इस 15% को पूरी दुनिया को नहीं समझ बैठे हैं? इसके बारे में सोचना चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मंडल कमीशन के वक्त आते वक्त तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी और मैं समझता हूँ इस देश में जाति की जो संस्था है वो इतनी गहरी संस्था है और उसके चलते इतने विकार हमारे मन में आ गए हैं कि जब जब जाति की सफाई करने की कोशिश होगी तब तब समाज में तमाम तरह की चर्चा चलाई जाएगी और खास तौर पे मीडिया। आप मीडिया से हैं और मैं आपका अपना बैकग्राउंड नहीं जानता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ मीडिया को बहुत सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगड़ी स्वर्ण जातियों के जो हैं उनमें से मीडिया एक है। ये कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि देश में जो वर्ग हिंदू अगड़ा जातियां जो देश की आबादी का 20% भी नहीं है, बिहार में तो केवल 10.6% मिलती है, और वो मीडिया में कहीं भी 80, 85, 90% से कम नहीं है। जहां ऐसी स्थिति हो वहां मीडिया की एडिशनल जिम्मेवारी बनती है कि वो बोलने से पहले थोड़ा सा सोचे ये लोग कौन है। जैसे ही लोग के बारे में सोचते हुए आपके मन में दलित आएगा, आदिवासी आएगा, पिछड़ा आएगा, तो फिर आप लोग कहने की बजाय कुछ लोग कहना शुरू करेंगे। और ये जो कुछ लोग हैं उनकी जो चिंता है वो इसलिए होती है कि जो एक तरह के वर्चस्व का आदी हो जाता है उसे जब उसका वर्चस्व जाने की गुंजाइश दिखती है तो उसे बेहद तकलीफ होती है। जब दक्षिण अफ्रीका में गोरों का राज गया तो गोरों को अच्छा तो नहीं लगा होगा और जरूर वहां के कुछ मीडिया के लोगों ने कहा होगा कि लोग बड़े चिंतित हैं और उन्हें मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने याद दिलाया होगा कि ये लोग कहीं श्वेत लोग तो नहीं थे। इस पे आप भी सोचिएगा। जी जी, योगेंद्र यादव जी, एपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। This is an ABP Live podcast.